अब हम देखते हैं कि लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है, एरिया एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो अपने पास कोफिशिएंट है गामा, यानी अल्फा बीटा गामा, तीनों के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो इसमें हमारे पास अल्फा है कोफिशिएंट, और अल्फा को जो है अल्फा वो लीनियर कोफिशिएंट होता है अपने पास। लीनियर का मीनिंग हमने पहले भी डिस्कस किया था, यानी अगर एक्सपेंशन वन डायमेंशनल हो तो वन डायमेंशनल एक्सपेंशन के अंदर जो हम कोफिशिएंट लेते हैं वो लेते हैं अल्फा। अब अगर टू डायमेंशनल है अपने पास तो टू डायमेंशनल के अंदर जो हम कोफिशिएंट लेंगे वो कोफिशिएंट होगा अपने पास बीटा, और बीटा को हम बोलेंगे कौन सा कोफिशिएंट, एरियल या एरिया कोफिशिएंट। एरिया कोफिशिएंट का मीनिंग हो गया कि टू डायमेंशनल जब एक्सपेंशन होता है तो टू डायमेंशनल एक्सपेंशन के अंदर हम बीटा को काम में लेते हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करने में। और इसी तरीके से अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर हम काम में लेते हैं गामा, और गामा को बोला जाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। यानी जब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम गामा को काम में लेंगे, और गामा कब काम में आएगा, जब कोई भी ज्योमेट्री जो है उसके अंदर आपके पास थ्री डायमेंशनल एक्सपेंशन होता है। अब अगर इन तीनों के अंदर अल्फा बीटा गामा के अंदर अपने को रिलेशन देखना हो तो हम इससे देखते हैं कि अल्फा का मीनिंग है लीनियर यानी वन डायमेंशनल, और बीटा यानी एरिया। अगर हम इसकी बात करें इस शेप की, तो इस शेप का अगर हम इनिशियल एरिया देखना चाहें ए नोट, तो इनिशियल एरिया जो है वो हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ एल नोट और विड्थ एल नोट, तो मैंने लिख दिया एल नोट मल्टीप्लाइड बाई एल नोट। अब अगर हम बात करें कि जब मैं ये सब है एल नोट, वो है टी टेम्परेचर पर, जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कर देता हूँ टी प्लस डेल टी, तो टी प्लस डेल टी इंक्रीज करने पर इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और जो लेंथ इंक्रीज होकर हो रही है उसे मैं लिख लेता हूँ कि एल नोट से इंक्रीज होकर हो गई एल, और इधर भी एल नोट से इंक्रीज होकर हो गई आपके पास एल। तो अब अगर टी प्लस डेल टी टेम्परेचर पर हम एरिया देखें तो वो एरिया हो जाएगा एल इंटू एल। अब एल हमें पता ही है कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने के बाद में एल की वैल्यू कितनी होती है, तो वो एल की वैल्यू यहाँ पर अगर हम दोनों जगह रखें तो मैं लिखूँगा एरिया इज इक्वल टू एल। एल होता है आपके पास एल नोट वन प्लस एल्फा डेल टी, अगर वन डायमेंशनल की बात करें तो। और फिर भी एल और है यहाँ पर विड्थ के लिए जिसे हमने यूज किया है, तो वो भी कितना हो जाएगा एल नोट वन प्लस एल्फा डेल टी। ये आपके पास हो गया एरिया। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एल नोट और एल नोट आ रहा है तो इनिशियली तो मैंने लिख लिया एल नोट इंटू में एल नोट, और आगे वन प्लस एल्फा डेल टी, वन प्लस एल्फा डेल टी, तो ये बन जाएगा वन प्लस एल्फा डेल टी का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए इज इक्वल टू एल नोट इंटू एल नोट क्या था, इनिशियल एरिया, तो इसको तो हम लिख सकते हैं ए नोट, और वन प्लस एल्फा डेल टी का होल स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पर यूज करें बाइनोमियल थ्योरम का, तो बाइनोमियल थ्योरम के अंदर क्या होता है कि पावर जो है वो आ जाती है यहाँ पर, और आगे की जो टर्म्स आती है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर वो हम नेग्लिजिबल एज्यूम कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास वन प्लस टू एल्फा डेल टी। अब देखो इसका हम कंपैरिजन करें, अगर एरिया एक्सपेंशन में जो हम सीधी बीटा की टर्म में लिखते हैं तो वो होता है ए इज इक्वल टू ए नोट वन प्लस बीटा डेल टी। तो अगर इन दोनों का हम कंपैरिजन करें तो दोनों का कंपैरिजन करने पर बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास टू एल्फा, यानी बीटा इज इक्वल टू टू एल्फा। ये अपने पास रिलेशन बन जाता है लीनियर एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन के कोफिशिएंट के बीच में। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें
तो अगर मैं इनिशियल वॉल्यूम इसका लिखना चाहूँ तो इनिशियल वॉल्यूम वी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, एरिया होता है साइड की क्यूब, तो साइड की क्यूब यानी एल नोट इंटू में एल नोट, ये इसका वॉल्यूम बन गया। टी प्लस डेल टी टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम हो जाएगा वो अगर हमें लिखना है तो मैं लिखूंगा वी वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम वी हो गया। और साइड्स जो है ये लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है तीनों साइड के अंदर। अगर हम टोटल की बात करें तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन अलग अलग साइड के अंदर जो है वो लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है। तो कितनी हो जाएगी साइड्स, तो मैं लिखूंगा एल नोट 1 + अल्फा डेल टी, ये हो जाएगी आपके पास टी टी प्लस डेल टी टेम्परेचर पर। एल नोट वापिस से एल लिखूंगा इसकी जगह, वो भी क्या आएगा एल नोट 1 + अल्फा डेल टी, फिर से लिखूंगा तो वो भी क्या आएगा एल नोट अल्फा 1 + अल्फा डेल टी। यानी मैं कंप्लीट तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखूं तो वो बन जाएगा मेरे पास एल नोट की पावर 3 1 + अल्फा डेल टी की पावर 3। अब अगर इसे हम लिखें तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू एल नोट की पावर 3 यानी इनिशियल वॉल्यूम वी नोट, और 1 प्लस ये हम बाइनोमियल थ्योरम का वापिस से यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 3 अल्फा डेल ए टी। इसका अगर हम कंपैरिजन करें सीधा वॉल्यूम के अंदर जो एक्सपेंशन हम लिखते हैं गामा की टर्म में तो वो होता है वी नोट 1 + गामा डेल ए टी। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर गामा की वैल्यू अपने पास क्या मिल जाएगी, गामा की वैल्यू मिल जाएगी गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। यानी अपने पास अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू जो है वो क्या, तीनों की वैल्यूज के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं अगर एक कॉमन रिलेशन लिखना चाहूँ तीनों के अंदर तो मैं लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा जो है वो एक सेपरेट है आपके पास, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अगर हम रिलेशन लिखना चाहें अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा तो रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास 1:2:3। ये तीनों के अंदर अपने पास रिलेशन आ गया, तीनों का रेशियो आ गया। इन तीनों का यूज कहाँ पर किया जाता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर जैसे आपको कोई 2D शेप दे दी और 2D शेप के अंदर एरिया एक्सपेंशन पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपको लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो आपको यूज में तो लेनी पड़ेगी बीटा की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है अल्फा। तो आपको क्या करना है, इस रिलेशन के थ्रू आपको अल्फा की वैल्यू रखते हुए बीटा की वैल्यू निकालनी है और बीटा की वैल्यू लिखकर आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब अगर इनके अंदर देखें हम लोग तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है, यानी कौन सा कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो ऐसा कौन सा कोफिशिएंट है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, तो मैं कहूँगा गामा की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम बीटा की वैल्यू, सबसे कम है अल्फा की वैल्यू। और वो होनी ही है, क्यों, क्योंकि अल्फा जो है वो 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन है, बीटा जो है वो 2 डायमेंशनल है और अल्फा 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन है। तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन ये भी लिख सकता हूँ कि गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उससे कम बीटा की वैल्यू और सबसे कम जो वैल्यू होती है वो है आपके पास अल्फा की वैल्यू। अगर हम अल्फा बीटा गामा के अंदर और भी कुछ लिखना चाहें तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि छोटे छोटे कई क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमने फर्स्ट हम लिख सकते हैं कि आपको पूछ ले परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ, परसेंटेज चेंज इन लेंथ, डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। अगर हमें पूछे कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 3 इंटू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। इसके अलावा अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यूज हैं आपके पास वो वैल्यूज
लेंथ, एरिया या वॉल्यूम जो है उसकी यूनिट से या उनकी वैल्यूज से इंडिपेंडेंट रहती है। हमने अल्फा बीटा गामा के लिए जो देखा था, इनका फॉर्मूला जो होता है आपके पास अल्फा इज इक्वल टू डेल एल अपॉन में एल नॉट डेल टी। तो डेल एल और एल दोनों की यूनिट सेम होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आपके पास कोई रेगुलर स्पेयर है या फिर रेगुलर कोई भी पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करें तो उसके लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर तीन लेंथ जो होती हैं या तीन डायमेंशन के अलोंग जो लेंथ होती है उनका यूज किया जाता है। जब रेगुलर कोई भी पॉलीगन होता है और वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो तीनों डायरेक्शन के अलोंग एल्फा की जो वैल्यू है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू जो है वो सेम होती है। यानी अगर हम बात करें कोई भी आपके पास पॉलीगन है जिसके अंदर आप वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर हमें पता है कि हमें गामा चाहिए या फिर अल्फा चाहिए या बीटा चाहिए। जब हम अल्फा की बात करेंगे तीनों डायरेक्शन के अलोंग एक्स वाई जेड के अलोंग, तो कोई भी रेगुलर पॉलीगन है या रेगुलर कोई भी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है आपके पास, तो उसके लिए एक्स डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू, वाई डायरेक्शन में अल्फा की वैल्यू और जेड डायरेक्शन के अलोंग अल्फा की वैल्यू जो है वो सेम होती है। और सेम होने की वजह से हम डायरेक्ट लिख देते हैं गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है, फॉर एनिस्ट्रोपिक सॉलिड, यानी ऐसे सॉलिड जिनके तीनों डायरेक्शन के अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलोंग अल्फा की वैल्यू जो है वो सेम ना हो, तो हम क्या करते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग अगर अल्फा की वैल्यू सेम नहीं होती है तो हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस में अल्फा जेड। यानी तीनों डायरेक्शन के अलोंग अलग अलग अल्फा की वैल्यूज के सम के इक्वल हम गामा की वैल्यूज को लिख देते हैं। यानी रेगुलर कोई भी आपके पास 3D शेप है जो सिमेट्री शो करती है तो उसके अंदर तो हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 अल्फा एक्स या 3 अल्फा वाई या 3 अल्फा जेड। लेकिन अगर कोई एनिस्ट्रोपिक सॉलिड है जो सिमेट्री शो नहीं करता तो उसके लिए हम गामा की वैल्यू को लिखते हैं अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस में अल्फा जेड। अल्फा एक्स एक्स डायरेक्शन के अलोंग लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, अल्फा वाई वाई डायरेक्शन के अलोंग और अल्फा जेड जेड डायरेक्शन के अलोंग लीनियर कोफिशिएंट आपके पास है थर्मल एक्सपेंशन के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, यानी कुछ मेन अपने पास एप्लीकेशंस है जो हम मेनली पढ़ते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन का यूज किन में होता है, सिर्फ सॉलिड के लिए। तो सॉलिड के लिए अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट होती है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई भी दो इक्वल लेंथ की रोड है जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों की दोनों अलग अलग मेटल से बनाई जाती हैं। अलग अलग मेटल से बनाने का मीनिंग हो गया कि दोनों के लिए जो कोफिशिएंट होता है लीनियर एक्सपेंशन का, यानी स्टील का, और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी साइड ब्रास की बनी हुई है तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं अल्फा बी। इन दोनों की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। और कॉमनली अगर हम बात करें तो ब्रास के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो स्टील की वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है इसका यूज किया जाता है थर्मोस्टेट के अंदर। थर्मोस्टेट के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चालू रखना है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बंद करना है, यानी सर्किट को कंप्लीट करना है या सर्किट को ब्रेक डाउन करना है, उसके लिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जैसे ये रूम टेम्परेचर है आपके पास T,
अब आप रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर कर रहे हो, मैंने लिख दिया कि रूम टेम्परेचर से मैंने इंक्रीज कर दिया डेल टी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज किया जाता है तो जिसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है उसके अंदर तो एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, और जिसके अंदर अल्फ़ा की वैल्यू कम होती है उसके अंदर एक्सपेंशन कम होता है। तो ये जो आपके पास कंप्लीट यहाँ पर दो रोड्स के लिए जो सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर एक जो रोड है उसके अंदर तो एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और एक रोड के अंदर एक्सपेंशन कम होता है। तो उसकी वजह से ये रोड बेंड हो जाती है। अब बेंड होने पर आउटर जो सरफेस है या आउटर जो मेटल की रोड है वो कौन से मेटल की है, ब्रास की है या स्टील की है, तो ये कैसे पता चलेगा कि आपको लेंथ देखनी है कि जिसकी लेंथ के अंदर ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा, और कौन सी मेटल के लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है वो आ जाएगा आउटर साइड पर। तो आउटर साइड के अंदर जो है आपके पास उसकी लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है और इनर साइड के अंदर जो मेटल है उसकी लेंथ की वैल्यू कम है। अब मुझे पता कैसे चला, तो हम सर्कल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि अगर इसको पूरे को बना मिलाकर मैं एक सर्कल बना लूँ, उस सर्कल के लिए मुझे सेंटर मिल जाएगा यहाँ पर। अब सेंटर मिल गया तो मैं यहाँ से बात कर लूँ, यहाँ से हमने देख लिया है और यहाँ से देख लिया है, ठीक है। अब मुझे प्योरली सर्कल बनाते ही मुझे आइडिया लग जाएगा कि किसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कम है और किसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है। जैसे मैं अगर आउटर सरफेस की इसकी बात करूं, इसके लिए आउटर सरफेस की बात करूं, इसके लिए हमने आउटर सरफेस की बात कर ली और इसके लिए आउटर एंड या सरफेस की बात कर ली, तो आपको कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा कि किसकी लेंथ के अंदर ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ और किसकी लेंथ के अंदर कम इंक्रीमेंट हुआ है। तो आउटर साइड के ऊपर जो है उसकी लेंथ में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, तो जो आउटर सरफेस है या आउटर रोड है वो बनी हुई है आपके पास ब्रास की, जिसका अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा हो, और जो इनर है वो बनी हुई है आपके पास स्टील की, क्योंकि उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो ब्रास से क्या है, कम है। अब रूम टेम्परे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रूम टेम्परेचर के ऊपर तो सब सही है, कनेक्ट है। यहाँ पर अगर इसी बाई मेटेलिक सरफेस की बात करें और मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, हाई टेम्परेचर कर दिया, तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये इधर शिफ्ट हो गया। ये इधर शिफ्ट होने का मीनिंग क्या हो गया कि ये जो यहाँ पर है इसके अंदर तो ये जो इनर आपके पास रोड है, अंदर वाली ये जो रोड है इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट तो क्या हो रहा है, ज़्यादा, और इसके अंदर इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है कम। तो इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट कम होगा, इसकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, तो ये जो रोड है वो इस तरीके से बेंड हो जाएगी यहाँ पर। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि बाई मेटेलिक स्ट्रिप जो है वो किस तरह से काम करती है। मेनली यूज किस में आती है, मेनली यूज आती है थर्मोस्टेट के अंदर। जब आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑफ करना हो या ऑन करना हो, जैसे रूम टेम्परेचर पर ऑन रहेगी और हाई टेम्परेचर पर बाई मेटेलिक स्ट्रिप की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चलिए, दूसरा जो अपने पास एप्लीकेशंस है वो होती है थर्मल स्ट्रेस इन ए रोड। थर्मल स्ट्रेस की बात करें तो किस तरीके से होगी, थर्मल स्ट्रेस की हम बात करते हैं। थर्मल स्ट्रेस इन ए रोड का मीनिंग क्या हो गया कि जैसे आपके पास ये एक रोड है जिसकी इनिशियल कुछ लेंथ है आपके पास एल नोट, और इसको आपने कोई भी दो रिजिड सपोर्ट है उन दोनों के बीच के अंदर बांध रखा है, टाइटली बाउंड कर रखा है। तो जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ, रूम टेम्परेचर से हमने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने से ये जो एल नोट लेंथ की रोड है इसके अंदर क्या होगा कि ये अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करती है, क्योंकि टेम्परेचर लो करने पर जो लेंथ है वो कम हो जाती है, तो ये अपनी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करती है। तो डिक्रीज करने की कोशिश के अंदर ये जो रोड है वो अपने रिजिड सपोर्ट्स जो हैं वहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करती है।
तो उसकी वजह से इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। अब अगर टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर देता हूँ इसी का, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो रोड है इसकी लेंथ में क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट। लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो ये जो रोड है वो अगर टाइटली बाउंड है तो ये अपने एक्सटर्नल सपोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देती है, और फोर्स अप्लाई करना शुरू कर देती है तो मैं ये कहूँगा कि ये जो रोड है इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस से प्रोड्यूस हो जाता है। तो थर्मल स्ट्रेस की बात करें कितना प्रोड्यूस होता है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इसके अंदर। थर्मल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, तो स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है आपके पास चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ की बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वजह से कितनी चेंज इन लेंथ हो गई, डेल एल अपॉन में ओरिजिनल लेंथ कितनी हो गई, तो ओरिजिनल लेंथ अपने पास कितनी थी, एल नोट। तो डेल एल अपॉन में एल नोट थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू, और अगर हम डेल एल अपॉन एल नोट की वैल्यू देखना चाहें तो डेल एल की वैल्यू अपने पास क्या होती है, थर्मल स्ट्रेन की ही बात कर रहे हैं, डेल एल की वैल्यू होती है एल नोट एल्फा डेल टी अपॉन में एल नोट। एल नोट से एल नोट कैंसिल आउट होकर थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू आ गई अपने पास एल्फा डेल टी। यहाँ पर एल्फा जो है वो लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट है और डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू मिल गई मुझे एल्फा डेल टी। अब अगर मैं बात करूँ कि थर्मल स्ट्रेन की वजह से कितना थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ है, तो थर्मल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होता है उसके लिए हम क्या देखेंगे कि यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई इज इक्वल टू होता है आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्यों यूज में ले रहा हूँ ये मैं, क्योंकि y जो है वो तो होता है आपके पास कांस्टेंट, मॉड्यूलस कांस्टेंट, यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू पता होती है। स्ट्रेस अपने को फाइंड करना है और स्ट्रेन की वैल्यू हमने पहले ही देख रखी है। तो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू देखना चाहूँ कि थर्मल स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू में थर्मल स्ट्रेन। वाई यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी थर्मल स्ट्रेन कितना है आपके पास, एल्फा डेल टी। तो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया वाई इंटू में एल्फा डेल टी, वाई यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब इसकी लेंथ इंक्रीज होती है या जब इसकी लेंथ डिक्रीज होती है तो ये कितना एक्सटर्नल फोर्स रिजिड पर अप्लाई करता है, रिजिड सपोर्ट पर अप्लाई करता है। तो अपने पास अगर हमें फोर्स की वैल्यू पता करनी है तो थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया की वैल्यू आपके पास है वाई एल्फा डेल टी। तो कितना फोर्स रिजिड सपोर्ट्स पर ये अप्लाई करेगा तो उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई ए एल्फा डेल टी। ये इतना फोर्स जो है वो ये रोड अप्लाई करेगी रिजिड सपोर्ट्स पर। अगर डिक्रीमेंट हो रही है इसकी लेंथ तो भी इतना ही फोर्स अप्लाई करेगी, इंक्रीमेंट हो रहा है तो भी इतना ही फोर्स अप्लाई करेगी। ये जो फोर्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, एल्फा लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, इन सब बातों पर ये डिपेंड कर रहा है।